हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस, वाक्य अशुद्धि शोधन। अर्थात शोधन का मतलब क्या होता है? खोज करना। तो अशुद्ध वाक्यों को खोजना कि कहाँ से वो अशुद्ध है और उसके बाद उसे शुद्ध करना। उसके लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए, इसी को हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, नैदांतिक परीक्षण, कि उसका उपचार हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम उसका निदान करेंगे परीक्षण करके। तो इसके लिए हम करते क्या है? तो देखिए, पहले हम वाक्य को पहचानते हैं कि किस तरह का वाक्य है। उसके बाद उसका परीक्षण करते हैं कि उसमें क्या गलती है, उसका निरीक्षण करते हैं। फिर निराकरण निकालते हैं कि क्या उपाय करना है, कि किस तरह से उसको शुद्ध करना है। उसके बाद उसका उपचार करते हैं। तो अब हम जानेंगे अशुद्ध वाक्यों के प्रकार। तो दो प्रकार के अशुद्ध वाक्य हमारे होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है पदक्रम संबंधी और दूसरा होता है पद संबंधी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पदक्रम संबंधी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद संबंधी। पदक्रम संबंधी क्या अशुद्धि हम लोग करते हैं? तो देखिए, इसमें आपका पदक्रम संबंधी नियम में पहला नियम क्या है? पहला नियम है कर्ता कर्म क्रिया। अर्थात अगर कोई भी वाक्य है तो उसमें क्रम क्या रहता है वाक्य में? तो कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो कर्ता के बाद क्रिया आएगा। लेकिन यदि हम कर्ता के बाद क्रिया फिर कर्म लिखते हैं तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि वाक्य में इसका क्रम क्या होता है? कर्ता कर्म क्रिया। यदि कर्म नहीं है तो कर्ता के बाद क्रिया होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि पहले क्रिया लिख के तब हम कर्ता कर्म लिखें। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, यहाँ पे हमारा है मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। खेलना क्या है? क्रिया है। और क्रिकेट क्या है? कर्म है। अर्थात कर्ता कर्म क्रिया, यही इसका क्रम होता है। दूसरा हमारा है रमा पढ़ती है। रमा क्या है? कर्ता। पढ़ना क्या है? क्रिया। अर्थात उस वाक्य में कर्म नहीं है। तो जब हमारे वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों होगा तो पहला हमारा कर्ता बनेगा, फिर कर्म बनेगा, फिर क्रिया बनेगा। यदि वाक्य में कर्म नहीं होगा तो कर्ता के बाद सीधे क्रिया लिखा जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरा हमारा है, इसका सूत्र देखिए, इसी से हम सूत्र के द्वारा लिख दिए हैं कि आपको आराम से याद हो जाएगा। इसका सूत्र ये होता है कि कर्ता कर्म क्रिया तो हमने बता दिया, लेकिन यदि कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक है तो वो कर्ता से पहले लिखा जाएगा, फिर कर्ता लिखा जाएगा। फिर यदि वाक्य में कर्म का विस्तारक भी है तो पहले कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता लिखे, फिर कर्म का विस्तारक, तब कर्म लिखेंगे। और उसी तरह से यदि क्रिया और क्रिया का विस्तारक है तो पहले क्रिया का विस्तारक लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। यदि वाक्य में क्रिया का विस्तारक नहीं है, सीधे क्रिया है, तो फिर हम उसके बाद क्रिया लिखेंगे। लेकिन यदि विस्तारक है तो उसको, तो कहने का मतलब है कि तीनों का विस्तारक जो है वो उसी हिसाब से हम लिखेंगे। यदि कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पहले लिखेंगे, कर्म का विस्तारक है तो कर्म से पहले लिखेंगे, क्रिया का विस्तारक है तो क्रिया से पहले लिखेंगे। लेकिन यदि जो उसमें से नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। अब यहां आप समझिए, यहां देखिए, श्याम का भाई राम हिंदी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम कौन है? श्याम का भाई है। अर्थात श्याम का भाई क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक हो गया। हमने बोला कि कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक। कर्ता कौन है? राम है। राम से पहले का ये जितना आपका श्याम का भाई दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा कर्ता का विस्तारक हो जाएगा। तो पहले हमने कर्ता का विस्तारक लिख दिया, फिर कर्ता लिख दिया। फिर है हिंदी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। कितना पढ़ता है? ज्यादा पढ़ता है, कम पढ़ता है, ये हमारा क्या हुआ? क्रिया का विस्तार। तो इसलिए ज्यादा हमारा हो गया क्रिया का विस्तार और पढ़ना हमारा क्रिया हो गया। उसी के बीच में देखिए हिंदी पत्रिका दिया है। पत्रिका क्या है? हमारा कर्म है और हिंदी क्या है? कर्म का विस्तारक है। तो इस तरह से कर्ता का विस्तारक कर्ता, कर्म का विस्तारक कर्म, क्रिया का विस्तारक क्रिया हो गया। यदि हमारा इस वाक्य में क्रिया का कर्म का विस्तारक नहीं दिया रहता है, अर्थात हिंदी नहीं दिया रहता, तो हो जाता है राम का भाई, श्याम का भाई राम पत्रिका ज्यादा पढ़ता है। ठीक है,
हमने बोला कि जो चीज नहीं दिया रहेगा वो आप नहीं लिखेंगे। उसी तरह से यदि वाक्य में क्रिया का विस्तारक नहीं दिया रहता तो क्या बन जाता, श्याम का भाई राम हिंदी पत्रिका पढ़ता है। समझ में आ गया। वैसे यदि कर्ता का विस्तारक नहीं दिया रहता तो सीधे हम पहले कर्ता से शुरू करते, तब क्या हो जाता, राम हिंदी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि यदि विस्तारक किसी का भी दिया रहेगा तो वो पहले लिखेंगे, उसके बाद से हम उस चीज को लिखेंगे। यदि कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता का विस्तारक फिर कर्ता होगा, यदि कर्म का विस्तारक है तो कर्म का विस्तारक फिर कर्म होगा, यदि क्रिया का विस्तारक है तो क्रिया का विस्तारक फिर क्रिया होगा। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तो देखिए अब हमारा तीसरा है संबोधन और विस्मयादिबोधक शब्द। यदि वाक्य में संबोधन और विस्मयादिबोधक शब्द हो तो वाक्य में सबसे पहले उसका हम वर्णन करते हैं। पहले हम विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह को बनाने के बाद से, अर्थात मतलब उसका प्रयोग करने के बाद ही हम वाक्य को पूरा करते हैं। वाक्य में सबसे पहले यह आता है। देखिए यहाँ पे हमारा है मोहन इधर आना। मोहन को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो वाक्य में सबसे पहले संबोधन वाला शब्द आएगा। दूसरा है वाह बहुत सुंदर। वाह क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द है, तो वाक्य में सबसे पहले वह आएगा। संबोधन या विस्मयादिबोधक कोई भी शब्द हो तो वाक्य में सबसे पहले उसका प्रयोग होता है। चौथा देखिए द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में, द्विकर्मक यदि क्रिया है, दोनों कर्म है, तो उसमें गौड़ और मुख्य ये दो कर्म होता है। तो हमारा मुख्य कर्म जो होता है वो निर्जीव होता है और गौड़ कर्म जो होता है वो सजीव। अभी आप कहते कि मतलब ये गौड़ और मुख्य क्या होता है, तो मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होगा और गौड़ कर्म हमेशा सजीव होगा। और गौड़ कर्म वाक्य में पहले आएगा, मुख्य कर्म बाद में आएगा। समझ में आ गया। गौड़ कर्म सजीव, मुख्य कर्म निर्जीव। गौड़ कर्म वाक्य में पहले और मुख्य कर्म बाद में आएगा। देखिए यहाँ है सीता ने गाय को चारा खिलाया। गाय क्या है, सजीव है। ठीक है, तो वो गौड़ है, अर्थात वाक्य में पहले आया। फिर खिलाया क्या है, तो चारा। चारा हमारा क्या है, मुख्य कर्म है, वो हमारा वाक्य में गौड़ कर्म के बाद आएगा जो निर्जीव है। चारा क्या है, निर्जीव है। यदि हम वाक्य को उलाट देते हैं और लिखते हैं सीता ने चारा गाय को खिलाया, तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया कि गौड़ कर्म वाक्य में पहले आएगा और गौड़ कर्म हमेशा सजीव होगा। मुख्य कर्म वाक्य में गौड़ के बाद आएगा और मुख्य कर्म हमारा निर्जीव होगा। पांचवा हमारा देखिए, यदि वाक्य में सजीव और निर्जीव दोनों कर्म हो तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राम ने अखबार पढ़ा, तो सजीव कर्म हमेशा हमारा क्या होगा, विभक्ति रहित होगा और हमारा निर्जीव क्रम जो होगा वो विभक्ति रहित होगा और सजीव कर्म हमारा विभक्ति सहित होगा। सजीव कर्म विभक्ति सहित होगा और निर्जीव कर्म हमारा विभक्ति रहित होगा। देखिए राम ने अखबार पढ़ा, राम क्या है, सजीव है, ये विभक्ति के साथ है। राम ने अखबार पढ़ा, फिर अखबार क्या है हमारा, ये निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ पे राम अखबार को नहीं होगा। यदि हम लिखते हैं राम ने अखबार को पढ़ा तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। समझ में आया। और उसी तरह से देखिए यदि दोनों हमारा सजीव कर्म हो तब देखिए क्या होगा, राम ने रावण को मारा, अर्थात दोनों विभक्ति सहित होगा। हमने बोला कि यदि वाक्य में सजीव जो कर्म है वो हमारा विभक्ति सहित होगा और निर्जीव विभक्ति रहित होगा। लेकिन यदि दोनों हमारा सजीव रहेगा तो विभक्ति सहित हो जाएगा। और एक सजीव एक निर्जीव है तो वहां पे क्या होगा, सजीव हमारा विभक्ति सहित होगा, निर्जीव विभक्ति रहित होगा। समझ में आ गया। निर्जीव हमेशा विभक्ति रहित हो जाएगा। पांचवा हमारा है, इसमें विशेष करके देखिए क्या चीज ध्यान देना आपको। इसमें विशेष है यदि वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया आता है, कहीं भी कोई भी शब्द के साथ यदि बजाना और बढ़ाना आता है तो कर्म आपका सजीव हो या निर्जीव हो उससे मतलब नहीं है। यदि वाक्य में कहीं भी बजाना और बढ़ाना क्रिया आता है
तो हमारा कर्म जो है वो सजीव हो या निर्जीव हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, कर्म सदैव विभक्ति सहित होगा। समझ में आ गया? जैसे यहां देखिए, राम ने ढोल को बजाया। राम क्या है? सजीव है। ढोल को अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? कर्म जो होगा वो विभक्ति सहित रहेगा। ढोल को बजाया, अगर हम लिखते हैं राम ने ढोल बजाया तो वाक्य गलत हो जाएगा। राम ने ढोल को बजाया अर्थात बजाना और पढ़ाना जब रहेगा तो वहां पे हमारा कर्म जो होगा वो विभक्ति सहित होगा। दूसरा हमारा दिया है, मोहन ने झगड़ा को बढ़ाया, मीरा ने बीड़ा को बजाया, कृष्ण ने बंसी को बजाया। समझ में आ गया? छठा हमारा है, यदि वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में आपको चाहिए, कोई भी वाक्य में यदि आपको उत्तर हाँ या नहीं में चाहिए तो हमको क्या करना है? उस वाक्य में क्या पद वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा। वाक्य का जवाब यदि हाँ या नहीं में चाहिए तो वाक्य में सबसे पहले क्या पद को हम लगा देंगे, उसके बाद हमारा वो प्रश्न बनाएंगे। देखिए जैसे है हमारा यहाँ पे, क्या छात्र बड़ों की बात मानता है? आपको जवाब केवल हाँ या नहीं में चाहिए। हाँ। क्या छात्र अपना काम स्वयं करता है? हाँ। क्या छात्र पढ़ाई करता है? हाँ। इस तरह से हाँ या नहीं में आपको जवाब चाहिए तो क्या पद को वाक्य में सबसे पहले लगा देंगे। फिर हमारा है, किसी वाक्य के नाम के साथ यदि उपाधि और योग्यता दोनों का प्रयोग हो, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी उपाधि और योग्यता दोनों प्रयोग हो तो वहां पे उपाधि को हम क्या करते हैं? नाम के पहले लगाते हैं और योग्यता को नाम के बाद लगाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दिया है, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव MBBS, ठीक है। तो ये अर्चना श्रीवास्तव क्या है? नाम है, और डॉक्टर क्या है? ये उनकी उपाधि है, और MBBS क्या है? ये इनकी योग्यता है। यदि वो डॉक्टर यहाँ पे उपाधि नहीं है, केवल हमारी योग्यता है, तो क्या होगा? अर्चना श्रीवास्तव, ठीक है, MBBS आपका। तो MBBS के साथ तो यहाँ डॉक्टर की उपाधि है। अगर वो इंजीनियर है तो लिखेंगे अर्चना श्रीवास्तव इंजीनियर, मनीष श्रीवास्तव इंजीनियर। आपको समझ में आ गया? उसी तरह से आपका लौह पुरुष सर्वपल्ली, वो लौह पुरुष किसको माना गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हम क्या करते हैं? वो उनकी उपाधि है तो हम उसको पहले लिखते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो आगे फिर आप इसी में देखिए, आठवां हमारा क्या है, यदि वाक्य में स्थान व कालवाचक क्रिया विशेषण दोनों हो तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? पहले हम कालवाचक का करेंगे, फिर स्थानवाचक का करेंगे। देखिए यहाँ पे काल और स्थान दोनों का प्रयोग होने पर पहले हम काल का करेंगे, फिर स्थान का करेंगे। राम 2 बजे जयपुर जाएगा। 2 बजे क्या है? हमारा कालवाचक है, ठीक है। जयपुर क्या है? स्थान है। यदि वाक्य को हम उलाट देते हैं और लिखते हैं राम जयपुर 2 बजे जाएगा तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अर्थात यदि वाक्य में काल और स्थानवाचक दोनों क्रिया विशेषण का प्रयोग हो तो कालवाचक पहले रहेगा और स्थानवाचक वाक्य में बाद में प्रयोग होगा। हमारा 9वां कारकों का क्रम। आप भी जानते हैं कि कारकों का क्रम क्या होता है। तो पहले कर्ता आता है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, ये इसका क्रम रहता है। इसको हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 के क्रम में दे दिया है। लेकिन यदि इसको हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका स्थान क्या होता है? सबसे पहले हमने अभी आपको ऊपर बताया कि संबोधन जो होता है वो हमारा वाक्य में सबसे पहले आता है। अर्थात संबोधन का स्थान क्या है? 8वां स्थान है, तो उसको पहले लिखते हैं, फिर हम कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम ये पीछे से जाते हैं, अधिकरण का प्रयोग करते हैं, संबंध का करते हैं, अपादान का करते हैं, संप्रदान का करते हैं, करण का करते हैं, कर्म का करते हैं, उसके बाद क्रिया लिखते हैं। यदि इसमें से कोई एक न हो,
दो ना हो या कोई एक का ही प्रयोग हो रहा है तो भी उसका क्रम क्या होगा, पीछे से ही होगा। यदि हमारे वाक्य में संबोधन शब्द नहीं दिया है तो हम कर्ता से शुरू करेंगे। यदि हमारे वाक्य में जो चीज पहले आएगा लेकिन हमारा क्या है, उसका क्रम यही होना चाहिए कि पहले संबोधन फिर कर्ता, उसके बाद से फिर पीछे के क्रम से होगा। और यदि उसमें से जो नहीं दिया है उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। या फिर मान लीजिए कि कर्ता नहीं है, सीधे संबोधन के बाद से फिर हमारा वाक्य बनता है तो उसका भी क्रम वैसे ही होगा। देखिए यहाँ है राम प्रतिदिन विद्यालय घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। ठीक है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। यहाँ पे हमारा संबोधन चिन्ह नहीं दिया है, अर्थात 8वें का प्रयोग नहीं होगा, हमारा पहले से शुरू होगा। राम कर्ता हो गया। उसके बाद से है प्रतिदिन, क्या है, ये कालवाचक शब्द है। ठीक है, तो प्रतिदिन हमारा वहां पे प्रयोग हो गया। फिर हमारा विद्यालय जो है ये स्थान भी है और उसी को हम अधिकरण कारक भी करते हैं, विद्यालय को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्थान या अधिकरण कारक का आपका प्रयोग हुआ है तो 7वें नंबर पे हो गया। फिर घर से, ये 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे हमारा क्या है, अपादान। अलग हो रहा है ना, घर से अलग हो रहा है ना विद्यालय जाने के लिए, तो अलग होने के समय में क्या होता है, से जो होता है वो अपादान हो जाता है। तो ये 5वें नंबर पे हो गया। पढ़ने के लिए ये संप्रदान आ गया, के लिए, तो ये 4थे नंबर पे हो गया। साइकिल से, साइकिल के द्वारा, तीसरा करण से। ठीक है, तो उसका प्रयोग होगा। और लास्ट में हमारा फिर क्रिया लिख देंगे। तो हो गया राम प्रतिदिन विद्यालय घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। हमारा वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। इसी के साथ हम आपको एक और उदाहरण समझाते हैं, तब तक देखिए, फिर हम आगे आपको बढ़ रहे हैं, फिर आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए दूसरा उदाहरण, वाह माँ आज नाश्ते में मैगी बनाई है। अब वाह शब्द क्या हो गया, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे आ गया, तो विस्मयादिबोधक पहले हो गया 8 नंबर पे। फिर माँ क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो विस्मयादिबोधक के बाद से हमने बोला था फिर आपका कर्ता हो जाएगा। उसके बाद से हम बोले थे पीछे के क्रम से जाएगा। आज क्या है, कालवाचक हो गया। नाश्ते में अधिकरण कारक हो गया आपका। और मैगी क्या है, तो मैगी बनाई है यानी कि कर्म है हो गया, और बनाना हमारा क्रिया हो गया। तो अब समझ में आया आपका कि यहाँ पे हमारा विस्मयादिबोधक, फिर कर्ता, उसके बाद से कालवाचक आ गया, फिर हमारा पीछे के क्रम में आ गया तो अधिकरण आ गया, कर्म आ गया, क्रिया आ गया। कहने का मतलब है कि वाक्य का जो क्रम होगा, पहले विस्मयादिबोधक, फिर हमारा कर्ता, उसके बाद से पीछे के क्रम से 7, 8 ऐसे करके 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक, उसके बाद क्रिया होगा। यदि बीच में से उसमें से जो रहेगा उस क्रम को लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इसी क्रम में, पद संबंधी अशुद्धि। पद संबंधी अशुद्धि कहाँ होता है, तो इसमें होता है लिंग, वचन, क्रिया, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनुपयुक्त या अनावश्यक शब्द आपका वहां पे हो, या फिर आपका उसी को कहेंगे अधिपत्य, मतलब शब्दों की अधिकता हो गया। फिर हमारे वर्तनी और योजक आदि शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग पहला जानते हैं। फिर क्या है, कर्ता व क्रिया का लिंग वचन। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, और हमारे विभक्ति रहित होने के बाद से वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और असमान लिंग का हो। वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो और एक से अधिक कर्ता हो, असमान लिंग का हो, तो हमारा क्रिया का लिंग वचन क्या होगा, तो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। समझ में आ गया। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है और एक से अधिक कर्ता है, असमान लिंग का है, तो क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। उदाहरण देखिए यहाँ पे, राम मोहन राधा पढ़ रहे हैं। राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हमारे अंतिम कर्ता के अनुसार होगा राम मोहन राधा पढ़ रही है। यदि उसी को हम उलाट देते हैं और कहते हैं कि राम राधा और उसके बाद मोहन आता है, तो पढ़ रही नहीं हो जाएगा, पढ़ रहा है। समझ में आ गया, अंतिम कर्ता के अनुसार हो जाएगा। दूसरा देखिए, राम मोहन व राधा सब पढ़ रहे हैं, यह समूहवाचक शब्द सब है, तो जब समूहवाचक रहेगा तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगा।
जब समूहवाचक शब्द आएगा तो क्रिया हमारा वहां पे नहीं देखेंगे कि कर्ता का लिंग वचन, बल्कि वहां पे हमारा क्रिया जो होगा वो बहुवचन पुल्लिंग हो जाएगा कि सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक और हम जानेंगे, राम मोहन या राधा पढ़ रही हैं, यानी विकल्प सूचक चिन्ह हमारा या आया है, तो या विकल्प सूचक चिन्ह हो या ना हो, लेकिन जब इस तरह से हमारा रहेगा तो वहां पे हमारा हो जाएगा अंतिम कर्ता के अनुसार। ठीक है, लेकिन यदि हमारा समूहवाचक यहाँ पे शब्द होगा तो समूह सूचक शब्द के लिए तब हमारा क्रिया जो होगा वो बहुवचन पुल्लिंग होगा, नहीं तो फिर हमारा अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। दूसरा देखिए क्या है, यदि वाक्य में उत्तम, मध्यम व अन्य तीनों पुरुष आए तो क्रिया का बहुवचन अन्य पुरुष के अनुसार होगा। ठीक है, देखिए, तुम, वह और हम चलेंगे। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। वह क्या है? अन्य पुरुष। और हम क्या है? उत्तम पुरुष। तो अन्य पुरुष के अनुसार हमारा क्रिया का बनेगा आपका, तो क्या हो जाएगा? तुम, वह और हम चलेंगे। तीसरा है, कर्म से संबंध क्रिया का लिंग वचन क्या होगा? यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी, चाहे विकल्प सूचक चिन्ह हो या ना हो। देखिए इधर, राम ने थैले व पुस्तकें खरीदी, अंतिम कर्म के अनुसार होगा। थैले क्या है? पुल्लिंग है। पुस्तकें क्या है? स्त्रीलिंग। तो कर्म यहाँ पे क्या बताए थे आपको कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित, कर्ता विभक्ति सहित हो, राम ने विभक्ति सहित, और कर्म विभक्ति रहित है, यानी कि थैले व पुस्तकें के साथ हमारा विभक्ति नहीं लगा है, तो उसमें हमारा जो क्रिया बनेगा वो अंतिम कर्म के अनुसार। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। थैले हमारा पुल्लिंग है, लेकिन हमारा पुस्तक से लिया जाएगा, तो पुस्तक के अनुसार या जब पुस्तकें खरीदी हो जाएगा। दूसरा देखिए, राम ने पेन या पुस्तक खरीदी, यहाँ पे हमारा विकल्प सूचक चिन्ह दिखाई दे रहा है या, ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम कर्म के अनुसार होगा। पुस्तक खरीदी, राम ने पेन या पुस्तक खरीदी। समझ में आ गया? चौथा हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए, कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का लिंग वचन कब होगा? तो यदि वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों आपका विभक्ति सहित हो तो क्रिया हमारा क्या होगा? न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार, बल्कि वो भाव के अनुसार होगा। ठीक है, यहां देखिए आपका कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का लिंग वचन नहीं होगा। कब? तो क्रिया भाव के अनुसार होगा कि यदि दोनों विभक्ति सहित है तो वहां पे हमारा क्रिया जो होगा वो दोनों के साथ नहीं होगा, बल्कि अपने भाव के अनुसार होगा। देखिए, राम ने सीता को देखा। राम क्या है? राधा क्या है? राधा ने सीता को देखा। राधा क्या है? स्त्री है। सीता क्या है? स्त्री है। दोनों स्त्री है और दोनों अपनी विभक्ति सहित है। यहाँ पे तो भी देखा शब्द आएगा, लेकिन यहाँ है राम ने रावण को देखा, दोनों पुल्लिंग है और विभक्ति सहित है, तो भी यहाँ पे देखा शब्द ही आएगा। यदि हम इसको उलाट देते हैं, यहाँ पे एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग कर देते हैं, या पहले सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग और फिर पुल्लिंग कर देते हैं, तो भी हमारा वही शब्द आएगा। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। कहने का मतलब आपका है कि यदि वाक्य में आपका यहाँ कर्ता और ये दोनों आपका विभक्ति सहित अगर आता है तो कर्ता व कर्म, तो दोनों परिस्थिति में मतलब हम कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार न चल के बल्कि भाव के अनुसार, तो या तो पुल्लिंग पहले करिए या स्त्रीलिंग करिए, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या दोनों स्त्रीलिंग, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि क्रिया हमारा भाव के अनुसार कि सब में आपको दिखाई दे रहा है देखा शब्द ही है। समझ में आ गया होगा? तो स्टूडेंट्स, हमारा वाक्य शुद्धि शोधन का जितना हमारे पास उसका मटेरियल था उस अनुसार हमने आपको देने का पूरा प्रयास किया, और आप इसको देखिएगा। हम अंदाज करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के टॉपिक को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू।